डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मॉडल सेट नंबर 5 आपका ईटीपी का। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। आपका अंतिम सेट है, इससे पहले आपके सारे सेट्स कंप्लीट करा दिए गए हैं और उनको आप इसी वीडियो के लास्ट में जो है प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी स्क्रीन पे ही, उसको टच करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग शेयर करना भूल जाते हो, शेयर जरूर करें और कमेंट भी मैक्सिमम करा करो ताकि आपके सॉल्यूशंस जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि एक ही बच्चा कमेंट करता है, वही बच्चा आज कमेंट कर रहा है, वही बच्चा यानी कि उसके फ्रेंड्स जो है इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब ये दिखता है हमें। तो ये चीज़ एक भावनाएं निकालिए, अपने आप को कमेंट के काबिल बनाइए और इंटरेक्ट रहिए ताकि आपको हमेशा हम हेल्प कर पाएँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ब्रांड एवं ट्रेडमार्क में आपको अंतर बताना है। इससे पहले भी मैंने आपको ब्रांड और ट्रेडमार्क में पिछले सेट्स में जो आपका बीएसटी वगैरह का था उसमें पूछा गया था, तो उसमें काफ़ी वो 3 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए 3-4 नंबर के हिसाब से बताए थे। और यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक ही लाइन में हम इसको सॉल्व करेंगे। सभी ट्रेडमार्क जो है क्या है, ब्रांड है। ठीक है, सभी ट्रेडमार्क जो है ब्रांड कहते हैं हम उनको, लेकिन जब सभी ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। दोबारा बोल रहा हूँ, सभी ट्रेडमार्क ब्रांड हो सकते हैं लेकिन सभी ब्रांड जो है ट्रेडमार्क नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज़ सिंपल से लैंग्वेज में लिख दोगे, यानी कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड है जबकि सभी ब्रांड जो है ट्रेडमार्क नहीं है। ये सिंपल सा एक लाइन में जो है अंतर कर दिया हमने, और ये टॉप नंबर 1 जो है ये आपका 2014 में आया था और यही आंसर लिखा गया था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड वेयर ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क्स, ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन जो है, हमें किसी व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए, चालू दायित्वों का समय पर भुगतान करने के लिए और नगद कटौती तथा लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती है। ठीक है, यानी कि जो है हम क्या करते हैं इसको दैनिक कार्य के लिए जो है कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटे से लाइन में जो है डिफाइन कर देंगे। इसके बाद में प्रबंधन में कितने स्तर होते हैं, तो सभी को पता है प्रबंध के 3 स्तर होते हैं और उसमें आता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल और लो लेवल। ठीक है, आपका उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदारी दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का एक सिद्धांत जो है उपकरण के रूप में समझा जाता है। ठीक है, इनका भागीदारी का जो सिद्धांत है ये कैसे समझाता है, एक उपकरण के रूप में समझा जाता है जिसके द्वारा जो है कर्मचारी संगठन के निर्णायक प्रक्रिया में अपने विचार देते हैं, इसलिए उनकी भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। तो हमको इसने पूछा क्या है, भागीदारी दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर मैंने इंग्लिश में लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तकनीकों के 2 प्रकार आपको बताने हैं। तकनीकों को रिलेटेड रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, तकनीकों के 2 प्रकार कौन से हैं। तो एक है श्रम गहन तकनीक है और दूसरा है एक पूंजी गहन तकनीक, जिसको लेबर इंसेंटिव टेक्निक बोलते हैं और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, श्रम प्रधान व्यवसाय में कम पूंजी चाहिए या अधिक, ये आपको बताना है। यानी कि श्रम यानी लेबर इंसेंटिव बिजनेस में जो है आपको यहाँ लिखा है, लेबर इंसेंटिव बिजनेस में जो है आपको पूंजी कैसी चाहिए, तो इस व्यवसाय में है श्रम की अधिक तथा पूंजी की कम आवश्यकता होती है। यानी कि क्या चाहिए, श्रम का नाम ही है तो श्रम कम, श्रम ज़्यादा लगेगा और पूंजी जो है कम लगेगी। अगर यही पूंजी गहन होती तो पूंजी ज़्यादा लगती और श्रम कम लगती, जो नाम है वो चीज़ ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे श्रम का नाम है तो श्रम ज़्यादा लगेगा, पूंजी कम लगेगी। तो इस व्यवसाय में जो है श्रम की अधिक तथा पूंजी की कम मात्रा प्रयोग की जाती है। सिंपल सा एक वर्ड में आप क्लियर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया क्यों कहा जाता है। ये भी पहले सेट्स में आ चुका है, मैंने बताया है। इसका अर्थ यह है कि यह अकेला व्यक्ति नहीं है, यानी कि प्रबंध जो है ये एक अकेला व्यक्ति नहीं है जो प्रबंध की पूरी प्रक्रिया को पूरा करता है, बल्कि यह व्यक्तियों के एक समूह द्वारा जो है संचालित किया जाता है, इसलिए जो है प्रबंध को एक सामूहिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इट मीन्स दैट इट इज नॉट ए सिंगल पर्सन हु consummates the whole process of management, but it is conducted by a group of persons. That's why it is known as, or that's why management is called group activity. ठीक है, सिंपल सा आपको लिखना है, बहुत साधारण वर्ड में। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता तो मैं 2 लाइनें और भी इसमें समझाता, जो इससे पहले सेट्स में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है लेबलिंग से क्या आशय है। तो लेबलिंग के बारे में हम बहुत सारे सेट्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम बताएंगे। यहाँ पे लेबलिंग का अर्थ वो होता है, यानी कि पैकेज या उत्पाद के डिब्बे पे या पैकेट पे जो है चिन्हों को अंकित करना, जिसमें सूचनाओं के माध्यम से जो है चिन्हों का अंकित किया जाता है, जिसमें उत्पाद का नाम होता है, निर्माताओं के नाम हो सकते हैं, उत्पाद में क्या क्या तत्व हैं,
किससे मिलके बना है, क्या निर्माण की तारीख है, क्या उपयोग की तारीख है, इस तरह के सारे निर्देश जो है इस लेबलिंग के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी क्योंकि हम तीसरी बार चौथी बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने बिजनेस का सेट देखे हैं तो बिजनेस में भी ये चीज़ आ चुकी है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में केवल आपको 3 अंतर बताने हैं और यहाँ पे हमने जो है अंतरों का भंडार दे रखा है। आपको जो आसानी से याद आ जाए, अगर आप अर्थ याद करते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कभी भी स्थायी पूंजी के बारे में पूछ ले, स्थायी पूंजी से आप क्या समझते हैं, तो अर्थ जरूर याद करें हमेशा। छोटे चक्कर में ना पड़े कि अवधि याद कर लूँ, प्रकृति याद कर लूँ, स्रोत याद कर लूँ। पता चला कि आपसे पूछ तो लिया उसने अर्थ, अगर स्थायी पूंजी को परिभाषित कीजिए या स्थायी पूंजी का क्या अर्थ है, तो फिर आप कैसे करोगे। तो दोनों अर्थों को ध्यान रखना है। कार्यशील पूंजी और स्थायी पूंजी के बारे में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों पूंजियों में से एक पूंजी तो टपकती ही टपकती है, तो इसको जो है ज़रूर आप अर्थ को याद करोगे। उसके बाद आप इनमें से कोई सा भी एक याद कर सकते हो। अवधि याद कर लो, जो कि ये दीर्घकाल की होती है स्थायी पूंजी। ठीक है, कार्यशील पूंजी जो है अल्पकाल के लिए होती है। प्रकृति कैसी होती है, स्थिर होती है इसकी प्रकृति। ठीक है, इसकी कार्यशील पूंजी की जो है अस्थिर प्रकृति होती है, जल्दी जल्दी परिवर्तित होती रहती है। परिचालन कैसा होता है, स्रोत कैसे हैं, इनमें से कोई भी आपको 3 याद करने हैं, लेकिन मीनिंग जरूर याद करना। मीनिंग आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा सोल्यूशन दिया है। इसके नीचे जो है इंग्लिश मीडियम वाले, वो भी आप मीनिंग्स जो है इसके कार्यशील पूंजी के और स्थिर जो फिक्स कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल है, इसके सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं, कम से कम हर चीज़ का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। भले ही उसके ज़्यादा और कुछ ना पता हो, लेकिन डिफाइन करना आना चाहिए, ताकि एक आधा नंबर जो आप गलती से मिस हो जाए आपसे, तो वो ना हो पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई 3 पॉइंट याद रखने हैं। मैं कहूँगा हमेशा 5 पॉइंट याद रखें, क्योंकि कभी भी ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 3 पॉइंट लिखेंगे, अगर 5 नंबर का पूछ लेता है तो 5 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि कौन से क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछ ले, कौन से क्वेश्चन को 3 नंबर में पूछ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिखना तो आपको है, आप कितना ज़्यादा या कम लिखते हैं उसी से नंबर मिलेगा। 10वां क्वेश्चन है, लाभों का पुनः निवेश क्या होता है, यानी प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है। तो ये भी जो है लास्ट सीरीज में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूँ। लाभों का पुनः निवेश जो है वित्तीय प्रबंध की एक तकनीक है, जिसके अनुसार जो है कंपनी के सभी लाभ जो है लाभांश के रूप में अंशधारियों में वितरित नहीं किए जाते, अपितु लाभ का एक अंश जो है कंपनी द्वारा अपने पास रोक कर करके उसे पुनः निवेश किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा है, इंग्लिश वाले मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में है आपका, खरीदारी करते समय कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतने सारे सेट्स कराए हैं, हर जगह पे आपको बहुत कुछ समझाया है। एक बार आप अपने आप को, मेरे को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने क्या तैयारी करी है, मुझे ये 11वां क्वेश्चन बताएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल। ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल परचेजिंग। पर खरीदारी करते समय कौन सी मुख्य बातें आप ध्यान रखोगे। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर कोई जानता है खरीदारी करते समय क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हमें पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस स्तर पे है और कैसी चल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, इसमें पैकेजिंग के 3 कार्य आपको बताना है। तो पैकेजिंग का कार्य आपको अच्छी तरह से पता है, कई सेट्स में डिस्कस किया है। उत्पाद की पहचान करने में, यानी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में। उसके अलावा उत्पाद की सुरक्षा करता है, आपका प्रोडक्ट को जो है क्या करता है, ये जो है प्रोटेक्ट करता है, प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा सुविधा, कन्वीनियंस प्रदान करता है। उत्पाद का जो है संवर्धन, यानी प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के भी काम आता है। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट है, आप कोई भी 4-5 पॉइंट याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, और ये चीज़ें जो ये क्वेश्चन है इसको हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं, मुख्य लागत में किन बातों का समावेश होता है, यानी कि एलिमेंट आपको बताने हैं। मुख्य लागत यानी प्राइम कॉस्ट में क्या होता है। तो प्राइम कॉस्ट में केवल 2 चीज़ें शामिल होती है, जिसको मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया, कई पिछले सेट में इसकी केवल डेफिनेशन पूछी थी कि भैया प्राइम कॉस्ट क्या होता है। तो प्राइम कॉस्ट बहुत ही सिंपल है। क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें 2 खर्चे करने होते हैं, एक कच्चा माल और दूसरा श्रम, और इन दोनों के खर्चों को मिला करके, यानी कि इन दोनों का योगफल जो है मुख्य लागत कहलाती है। बस सिंपल डेफिनेशन है। और देखो, हमारे मुख्य लागत में मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ चाहिए। यहाँ पे मुख्य लागत किन बातों पर, किन बातों का समावेश होता है। तो ये क्या होता है, कच्चे माल का समावेश और दूसरा श्रम का समावेश। और दोनों ही एक ही चीज़ होते हैं, दोनों में ही एक चीज़ कॉमन होती है
कि कच्चा माल भी आपका प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है। इसी तरह श्रम भी जो है आपका प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है। ध्यान रखना है कि आप इसको जब क्वेश्चन 3 नंबर का पूछेगा तो 3 नंबर के आंसर देने हैं, ठीक है। एक लाइन लिख दोगे तो 3 नंबर नहीं मिलेगा, तो 3 नंबर आप तो डेफिनेशन लिख दोगे, या डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते हो, डेफिनेशन नहीं पूछा है तो कम से कम आप बताओगे कच्चा माल जो है वस्तु के उत्पादन के लिए जो कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है, या फिर इसके लिए जो इसके स्वरूप जो है हम परिवर्तन किया जाता है, वही जो कच्चा माल है वो दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या मतलब, डायरेक्ट क्या होता है, तो जैसे कच्चे माल में अगर हम कोई लकड़ी यूज़ कर रहे हैं तो फर्नीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लकड़ी, ठीक है। इसी तरह कपड़े के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कपास। इसी तरह चीनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गन्ना। तो ये कच्चे माल का प्रत्यक्ष जो है आप उदाहरण दे सकते हो, ठीक है, प्रत्यक्ष उदाहरण है ये। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, देखो जैसे कि आपने फर्नीचर के लिए लकड़ी तो ले लिया, लेकिन लकड़ी में आपको कील भी लगेगी, पॉलिश भी लगता है, फेविकोल भी लगता है, तो ये जो है हिडन होता है, ये दिखता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना। लेकिन आपका लकड़ी जो है फर्नीचर बना हुआ है लकड़ी का, तो आप जो है इसको ये बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष, ठीक है, ठीक है। मैंने केवल एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है। इस तरह से एग्जाम्पल लिख देना, आंसर बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा, 100% सिक्योर, ठीक है। इसी तरह श्रम भी आपके दो होते हैं, प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है। जैसे फर्नीचर को तैयार करने में जो लगा हुआ कारीगर है, जो ये फर्नीचर तैयार कर रहा है, वो प्रत्यक्ष कारीगर है, ठीक है। लेकिन जो इस फर्नीचर को तैयार कर रहा है उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर है, कोई प्रबंध है, वो अप्रत्यक्ष श्रम करता है, यानी कि वो एक्चुअल श्रम नहीं कर रहा है, वो केवल सुपरविजन कर रहा है, ठीक है। उसका श्रम अप्रत्यक्ष माना जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें मुख्य लागत में किन दो बातों का समावेश होता है, किन बातों का समावेश होता है, तो कच्चा माल और दूसरा जो है आपका श्रम, ठीक है। और दोनों में ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चीजें होती हैं, ठीक है, बस सिंपल। इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है इंग्लिश में, और यहाँ पे जो है इसके लैंग्वेज टर्म में जो है एग्जांपल्स भी वही चीज़ मैंने ऊपर समझाया है, वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी है ताकि आपको आसानी हो जाए। और यहाँ पे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, आपने तो वाकई में देखा भी होगा कि यहाँ पे जो सॉल्यूशंस दिए जाते हैं ना, वो परफेक्ट सॉल्यूशन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और जो भी है चीज़ें समझा दी जाती हैं आपको। जैसे अभी मैं समझाता हूँ बीच बीच में कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आपसे, क्या प्रबंध एक पेशा है? तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि प्रबंध जो है एक पूर्ण पेशा नहीं है, क्योंकि प्रबंध जो है बनने के लिए, प्रबंधक बनने के लिए ऐसी कोई डिग्री नहीं है जिससे सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त हो। यानी कि कोई प्रबंधक बनना चाहता है प्रबंध में, तो वो उसके लिए कोई डिग्री नहीं है, सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है। प्रबंधकों के लिए कोई भी व्यापक रूप से स्वीकृत आचार संहिता नहीं है, और भारत में अभी प्रबंध का पेशे के रूप में विकास अभी अपने शैशव अवस्था में, यानी कि शिशु अवस्था में, जो धीमी गति से चल रहा है, यानी कि धीरे धीरे ये विकसित होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रबंध जो है एक पूर्ण रूप से पेशा नहीं है। ध्यान रखना है ये चीज़ें, मत लिख देना कि प्रबंध जो है एक पेशा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे क्या, कि प्रबंध पूर्ण रूप से एक पेशा नहीं है, ठीक है। फिर इसको एक्सप्लेन भी कर दोगे, पेशे का वो है, प्रबंध एक पेशा है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट इज नॉट ए कंप्लीट प्रोफेशन एज देयर इज नो सच डिग्री विच इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड टू बिकम ए मैनेजर, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझा दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 3 नंबर प्राप्त करने के लिए 3 लाइनें लिखनी जरूरी होंगी। 15वां क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्यों को समझाना है। प्रबंध के कार्य यानी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं। सबसे पहला कार्य जानते हो आप, नियोजन, यानी कि प्लानिंग, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी प्लानिंग्स इसके अंदर आती हैं। उसके बाद में संगठन यानी ऑर्गेनाइज, प्लानिंग तो कर ली, अब उसको हमें लागू करना है, तो हमारा क्या काम होगा, ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट काम क्या होता है, नियुक्तिकरण। अगर हम ये प्लानिंग कर लिया, अगर हमारे पास लेबर ही नहीं है तो हम नियुक्तिकरण नहीं कर पाए हैं, तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट काम आ जाता है वो नियुक्तिकरण, स्टाफिंग जिसको बोलते हैं, यानी कर्मचारियों की नियुक्ति करना ज़रूरी है, ताकि जो हम उनको काम देंगे वो काम जो है वो कुशल ढंग से कर पाएँ। उसके बाद में निर्देशन, और जो कर्मचारी हमने रखे हैं उनको निर्देशित करेंगे, उनको संचालन प्रदान करेंगे, उनको बताएंगे कि कार्य करने का ढंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखा है, निर्देशन का अर्थ भी ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है सीधा सीधा, डायरेक्टिंग को डिफाइन करिए या निर्देशन का अर्थ बताइए, कई शास्त्र में पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा भी है, निर्देशन का अर्थ क्या है, संस्था में विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, तथा यह देखना कि वे अपना कार्य जो है उसी भांति कर रहे हैं या नहीं, जैसा आपने बताया, ठीक है।
तो प्रबंधक क्या करता है या निर्देशक क्या करता है, यही चीज़ देखता है। और उसके बाद में लास्ट जो आपका ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं हम कंट्रोलिंग, ठीक है। तो कंट्रोलिंग में भी आपका क्या होता है कि संतोषजनक जो है आपने जो चीज़ बताया है वो है या नहीं है, उसको आप पूर्ण रूप से कंट्रोल करते हो, कोई तो त्रुटि ना हो पाए उसको कंट्रोल करके आप रखो। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। और एक बार डिटेल में ढंग से पढ़ लोगे दोबारा तो ये मैंने जितने भी सॉल्यूशंस दिए हैं वो 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे, उसके बाद उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो रट जाएगा अपने दिमाग में, बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा पिक्चर की तरह। ठीक है, जैसे फिल्म देखते हो ना, वो फिल्म सेट हो जाएगी। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैंने इंग्लिश में लिखा है। सबसे पहला प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, उसके बाद में आपका जो है स्टाफिंग है, और उसके बाद में क्या है आपका डायरेक्टिंग है, और फिर है आपका लास्ट में कंट्रोलिंग। ठीक है, इसको संक्षेप में बताने की कोशिश करी है मैंने, टूल किट दिया है आपके लिए। देखो नियोजन में क्या होता है, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से। नियोजन को आप डिस्क्राइब कर सकते हो एक लाइन में, याद रखो कि नियोजन में होता क्या है कि नियोजन में कुछ करने से पहले सोच विचार किया जाता है। और संगठन यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें क्या होता है, तो इसका अभिप्राय है सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना। ठीक है, संगठन करना। और उसके बाद में नियुक्तियां हैं नेक्स्ट, जिसको स्टाफिंग बोलते हैं। तो इसका अभिप्राय है पदों को लोगों से भरना और उनको भरे रहने देने से होता है। ठीक है, नियुक्ति करना ताकि ये जो काम करने वाले हैं हम उसको करवा सके। और निर्देशन क्या है, तो इसका अभिप्राय है संगठन में मानव संसाधन को निर्देशित करना, मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना, उसे अभिप्रेरित करना। और आपका अंतिम चरण आता है निर्देशन, सॉरी नियंत्रण। तो यहाँ पर जो है कंट्रोलिंग, तो इसका अभिप्राय है वास्तव में परिमाणों को जो है अच्छी परिमाणों के समीप ले जाने से। यानी कि जो आपने जितना भी किया है अब ये तो कर लिए, लेकिन लास्ट एफर्ट आपका है नियंत्रण, कंट्रोल में रहना चाहिए। जैसे हम अगर 1 किलो आटे में अगर 1 लीटर पानी डालते हैं तो 1 लीटर ही डलना चाहिए। अगर 1 लीटर 10 ग्राम भी डल गया तो वो आटे का जो क्वालिटी है, जो आप हमेशा निरंतर उसको मेंटेन कर रहे हैं, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें जो है नियंत्रण के थ्रू होता है। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में टूल किट दिया है मैंने। जो बच्चे क्या याद नहीं रहता कि नियोजन में क्या करना है, संगठन में क्या करना है, नियुक्तियों में क्या होता है, तो इसको चीज़ को एक बार ढंग से याद रखेंगे तो जब आप लिखोगे तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा करके और यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए इन सब चीज़ों से आसानी से लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन। ब्रांड से क्या आशय है, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं। अच्छे तरह से हमने कई बार डिस्कस किया है, ब्रांड या छाप वो होता है जो निर्माता या उत्पादक जो होते हैं वो अपने उत्पाद के ऊपर जो है एक पहचान या व्यापारिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम ब्रांड या वो ब्रांड कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ है द ट्रेड मार्क यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर टू आइडेंटिफाई देयर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड ब्रांड। इसको और भी डिफाइन कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। और अच्छे ब्रांड की क्या क्या विशेषताएं हैं, 3 सेट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे 11 सेट में 11 मतलब मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, 11 12 जो भी हैं आप इनको याद कर लें। इंग्लिश के लिए अलग बताया है, हिंदी के लिए अलग बताया है। और इनमें से किसी एक दो को आप जो आपको समझ में आता है उसके सामने एक एक लाइन लिख देना। ठीक है ना, हमेशा जो ऐसा केवल ये लिख के मत आना। जैसे सिंपल एंड यहाँ पे सोबल, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे कि यहाँ पे आगे लिख दोगे कि जो आपका ब्रांड है वो साधारण और सूक्ष्म होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सरल उच्चारण। हमारा ब्रांड ऐसा होना चाहिए ताकि उसका उच्चारण कोई भी कर सके, बच्चा भी कर सके, बूढ़ा भी कर सके। स्मरणीय होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक बार उस ब्रांड को देखे तो उसको वो हमेशा याद हो जाए। पहचानने योग्य, यानी कि अलग ही उसकी आकृति, अलग ही डिज़ाइन होना चाहिए ताकि कोई भी दूर से बता दे कि वो फलाने का ब्रांड है। ठीक है, तो आकर्षक तो होना ही चाहिए, देखते ही बोले वाह क्या ब्रांड है यार, ये तो लोगो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से आप एक एक लाइन किसी किसी में डिस्क्राइब कर सकते हो जब आपको 5 नंबर का लिखना हो, क्योंकि 5 नंबर में केवल इस पॉइंट को लिखने से आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। आगे केवल एक लाइन ऐड करना, जैसे मैंने अभी बताया स्मरणीय होना चाहिए, यानी कि ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिसको कोई भी स्मरण कर सके या कभी भी ना भूले। इस तरह से आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे, आपको आंसर पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सारे के सारे खासियत हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड ब्रांड की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विपणन प्रबंध का अर्थ बताते हुए इसके महत्व की विवेचना करनी है। तो आपको सबसे पहले तो विपणन प्रबंध बताना है। तो विपणन प्रबंध संपूर्ण व्यावसायिक उपक्रम की विपणन संबंधी सभी क्रियाओं को क्रियान्वित और एवं नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में आप चाहें तो बढ़िया तरीके से जब लिखते हैं तो कभी भी आप फालतू लैंग्वेज यूज़ ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखनी चाहिए। इसका अर्थ बहुत डिफाइंड तरीके से एक लाइन में बताना है, तो इसमें आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लिखें। ठीक है, आप चाहें तो और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। यहाँ पर जो नीचे दी गई है, ये क्या विपणन प्रबंध जो है व्यवसाय के क्या क्षेत्र में क्या काम करता है, किस लिए ये है,
तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप एक डेफिनेशन में एक लाइन में लिख सकते हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी, एक लाइन में मैंने इन्वर्टेड कोमा में बंद है, आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, 2 डैश लगे हुए लास्ट में, 2 डैश स्टार्टिंग में। तो ये आपकी डेफिनेशन डिफाइन करती है। उसके अलावा आप मार्केटिंग मैनेजमेंट को और भी बता सकते हो कि ये क्या जो है बिजनेस का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या करता है एक्चुअली, गुड और सर्विसेज को जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में जो कंटिन्यूटी प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, कंटिन्यूटी प्रदान करता है, फ्लो प्रदान करता है। और विपणन यहाँ पे क्या पूछा है, इसमें महत्व की विवेचना करनी है। देखिए, विपणन प्रबंध का महत्व जो है आप पॉइंटों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि विपणन प्रबंध का महत्व इसलिए है कि आपको नए ग्राहक चाहिए, अपने उत्पाद को ज़्यादा बेचना है, आपको लाभ ज़्यादा कमाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है इसकी इंपॉर्टेंस है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखोगे तो वो चीज़ें बताई है, आधुनिक औद्योगिक एवं व्यावसायिक जगत में जो है वस्तुओं के विक्रय संबंध में जो है अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि आधुनिक गला काट प्रतिस्पर्धा, यानी कि ये प्रतिस्पर्धा चलती है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए विपणन प्रबंध। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, आपको तो भैया दूसरा दुकानदार बेवकूफ़ बना देगा, यानी कि आपके प्रोडक्ट को बेवकूफ़ बना देगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमको विपणन प्रबंध करना पड़ेगा। वस्तुओं के निर्माण से पहले ग्राहकों की रुचि वगैरह पसंद वसंद को जानेंगे, कैसे, विपणन प्रबंध से जानेंगे। ग्राहकों की रुचि की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको भी कैसे जानेंगे, विपणन प्रबंध से जानेंगे। इसी तरह से उपभोक्ताओं को पसंद की वस्तुएं बनाने के लिए जो संस्थाओं में हम कार्य करवाएंगे वो भी किससे पता चलेगा, विपणन प्रबंध से। नए ग्राहक खोजना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, वो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट से ही करेंगे। तो हर चीज़ को, इन सब पॉइंट्स के लिए जो है ये हमारा क्या, विपणन प्रबंध आवश्यक है। महत्व इसका इसीलिए है कि ये पांचों पॉइंट जो है हमको इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, ये 5 पॉइंट जो हमें बताना पड़ता है। बाकी आप थोड़ा सा अगर चाहें तो पीटर एफ ड्रकर का जो है स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा इसका स्टेटमेंट है। विपणन व्यवसाय का एक विशेष और अनूठा कार्य है और व्यवसाय को अन्य मानवीय संगठनों से अलग करने वाला तथ्य यह है कि वह वस्तु और सेवाओं का विपणन करता है, जबकि सेना, स्कूल, राज्य कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो विपणन जो है ये इसका बहुत ही महत्व है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। बाकी आप आगे का लाइन लिखना चाहो लिखो, नहीं लाइन नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग और या मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है लिखा गया है। सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है कि ये होता क्या है, क्यों है ज़रूरत इसकी, और वो ज़रूरत के कारण जो है हम छोटे छोटे 2-2 लाइन भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे रह गया है, थोड़ा ध्यान दे देना कि थर्ड पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है आपका और फिफ्थ पॉइंट है। इनमें से अगर आप ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम 3 पॉइंट कैसे भी किसी भी हालत में आपको लिखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिख सकते तो 3 पॉइंट तो लिखेंगे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया पीटर एफ ड्रकर का जो स्टेटमेंट है आप उसको जरूर दे देंगे, अगर आप एग्जामिनर को ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हैं कि वो एक भी नंबर ना काट पाए, आधा भी ना काट पाए। 18वां क्वेश्चन है, एक व्यवसाय की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं। ये कभी दीर्घकालीन पूछ लेता है, कभी अल्पकालीन पूछ लेता है, कभी मध्यकालीन पूछ लेता है। भैया ये कालीन है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कालीन है ना, बर्बाद कर देगा। कालीन बिछाने लायक भी नहीं रहेगा, सोने लायक भी नहीं रहेगा। तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। दीर्घकालीन का इससे पहले वाले सेट में जो है हमने अल्पकालीन के वित्तीय स्रोतों के बारे में पढ़ा था, तो उनको भी जरूर देखना। तो इन सभी चीज़ों को ढंग से पढ़ना, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना। कभी पता चला कि दीर्घ पूछा है और आप अल्प वाला लिख के आ गए तो वहाँ हो जाएगा सब कुछ गड़बड़। तो दीर्घकालीन में बहुत सारे जो हैं अपने क्या कहते हैं साधनों की आवश्यकता होती है, और जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें अंशों का निर्गमन पहला आता है। ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकते हैं, राष्ट्रीय बैंकों से ऋण ले सकते हैं, विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं, प्राप्त लाभों का पूर्ण वियोग कर सकते हैं, कंपनी के हाश कोष से ले सकते हैं। बहुत सारी है। ठीक है, तो इतने सारे लिख रखे हैं। इन सभी जन निष्पेक्ष एक स्पेशल डेफिनेशन बनती है, इसको तो जरूर याद रखना। ये अलग से कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है, क्योंकि ये पहले सेट में एक में पूछा गया है, और आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जन निष्पेक्ष के बारे में एक पूछा था, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर जो है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है एक बिजनेस के लिए, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं। जरूरी नहीं है कि आप इतने सोर्सेज याद रख पाएँ, 10 सोर्सेज नहीं याद होते हैं, अच्छों अच्छों को नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली कि आपको कम से कम एटलीस्ट 5 या 6 सोर्स जो है लिखने आने चाहिए, याद होने चाहिए, जिसको आप डिस्क्राइब भी कर सको। तो यहाँ पे जो है हमने देखो अंशों के निर्गमन को थोड़ा सा जो है इशू ऑफ शेयर्स को डिस्क्राइब किया है,
थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन लाइनों में डिस्क्राइब, तो इन्हीं को याद रखो। ये सारे ना याद रख करके कि वो जो जो पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किए उनको याद कर लो, जिसमें कि अंशों का निर्गमन है, ऋण पत्रों का निर्गमन है, इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है, लिखते समय मुझे याद रहता है, तो आपको क्यों नहीं रहेगा, आप एक बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कंपनी के संचालकों से भी ऋण ले सकते हैं, लोन फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। उसके अलावा जो है सरकारी प्राप्त वित्तीय सहायता भी हमारे को हेल्प करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, ये भी है एक पॉइंट। और इसके अलावा जो है विदेशी पूंजी का विनियोग भी कर सकते हैं। और जन निष्पक्ष तो है ही, ये तो स्पेशल डेफिनेशन, इसको जरूर याद रखना ये पूरा, ठीक है ना। ये कभी भी एक नंबर में दो नंबर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। जो कंपनी है वो ऊंचे ब्याज दर पर जो है जनता जो वहाँ पे मतलब उस कंपनी का काम करती है, कर्मचारियों से जो है ऊंचे ब्याज देकर, ब्याज का जो है आकर्षण दे करके उनसे जो है क्या करती है, पैसे ले लेती है। और वो पैसे जो है उसको क्या काम करता है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का काम कर जाता है, ठीक है ना। उस पर ब्याज भी वो देते हैं और साथ साथ में अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ति कर लेते हैं। तो इस तरह से ये 5-6 पॉइंट मैंने डिस्क्राइब किए। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट कैसे भी लिखने होंगे। जिसमें 5 पॉइंट होते ही नहीं है उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसके 5 पॉइंट की जगह 10-10 पॉइंट है उसमें 5 पॉइंट लिख के जरूर आना। 10 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कभी भी, 8 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 5 पॉइंट, लेकिन सही तरीके से अच्छे तरीके से विचार प्रकट करके लिखना। और यहाँ पे जो है इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डेवनेचर, उसके अलावा लोन फ्रॉम द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, उसके अलावा जो फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द गवर्नमेंट है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट जिसको जन निरपेक्ष कहते हैं, ये सारे आ गए। तो ठीक है, ये हो गया इंग्लिश मीडियम का। और आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय नियोजन क्या है, ठीक है, आपको बताना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और किसी उपक्रम के लिए जो है इसका क्या महत्व है, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है फॉर एनी एंटरप्राइज एनी बिजनेस। तो यहाँ पर वित्तीय नियोजन क्या होता है, वित्तीय नियोजन से तात्पर्य वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है, ताकि संगठन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। बहुत सिंपल डेफिनेशन है भैया, याद रखना। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो रॉबर्ट जेटर जूनियर के अनुसार लिख देना। ये तो सर्वमान्य है, सर्वव्यापक है, इंडिया में नहीं अमेरिका में भी माना जाता है, ठीक है। तो इस वाली स्टेटमेंट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, इसको पहले भी मैंने स्टेटमेंट कराया है, कोई नई चीज़ प्रकट नहीं करता हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि आपको वही क्वेश्चंस या वही आंसर्स बताए जाएं जिनको आपने याद किया है, और बार बार आपका रिवीजन जो है होता रहे। अब वित्तीय नियोजन के महत्व क्या है, तो व्यवसाय का जो है सफल प्रवर्तन के लिए जो वित्तीय नियोजन की आवश्यकता है, उसके अलावा जो क्या है, व्यवसाय का कुशल संचालन के लिए भी वित्तीय नियोजन की आवश्यकता होती है। उसके अलावा क्या है, व्यवसाय को जो हम विकास करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए भी चाहिए, व्यवसायिक तरलता के लिए भी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट तो कम से कम आप लिख दोगे, आंसर इसी में कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने एक में तो डेफिनेशन बता दी और दूसरे में आपने 4 पॉइंट बता दिए, टोटल मिला के 5 नंबर धड़ाम आपको मिल जाने हैं। एक आधा लाइन किसी में अगर आपसे याद नहीं होता तो उसको कम कर सकते हो, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको सुनते हो तो फॉलो करो, अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, फोर्स मेरे तरफ से नहीं है और ना ही आवश्यकता है आपको फॉलो करने की, अगर आपको सही नहीं लगता है तो। बाकी मेरा एक सजेशन है, क्योंकि हर स्टूडेंट देखता है, एक कमज़ोर भी देखता है, एक ब्रिलियंट भी देखता है, तो उसको जिसको जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से करे। इसका इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग को डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले कि फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू द प्री प्लान्ड ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी accomplished। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है आपके सामने पूरे के पूरे वीडियो की प्लेलिस्ट आने वाली है, उस प्लेलिस्ट को टिक करके आप सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो, हर सब्जेक्ट के सेट वाइज, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आर्ट्स कॉमर्स साइंस का एक ही जगह पे। आप अपने जो भी सब्जेक्ट है उनको चूज करिए, देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करिए। इंपॉर्टेंस बता देना फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो मैंने अभी भी बताया, सक्सेसफुल एनफोर्समेंट फॉर बिजनेस हो जाता है। उसके अलावा एफिशिएंट बना देता है ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस को, ग्रोथ करता है, एक्सपांसन करता है बिजनेस का, बिजनेस लिक्विडिटी को जो है उसको मेंटेन करता है। तो ये सारे के सारे जो है ये आपको क्या है, ये इसके बेनिफिट हैं, इसके महत्व हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख करके मज़ा आया होगा, शेयर करना मत भूलना और कमेंट करना भी मत भूलना। सामने जो आपके प्लेलिस्ट आई है इसको देख करके आप सारे के सारे जो सॉल्यूशंस का एंजॉय कर सकते हो, पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करो। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स इस बार मिला वो मज़े वाला नहीं मिला। एक्चुअली मज़ा जब ही आता है जब स्टूडेंट इंटरेक्ट हो, हमेशा कमेंट करे, हमेशा बात करे। ये नहीं कि मैं आप एक स्टूडेंट को बोलूँ कि बारी भैया एक स्टूडेंट बार बार मेरे को कमेंट करे, ऐसा नहीं। एक स्टूडेंट ने एक बार कमेंट कर दिया, ओके, इट्स ओके, इट्स मोर देन ओके, ठीक है। लेकिन उसके दोस्त, उसके जो भी सहपाठी हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, या कोई भी है ग्रुप फ्रेंड है,
उनमें से किसी का कमेंट नहीं आ रहा। तो ये क्या है, मज़े वाली बात नहीं होती। यहाँ पर मज़ा जभी आता है जब इंटरेक्ट हों, एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे को रिप्लाई करें, और मैं हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाईज देता रहता हूँ। तो चलिए कोई नहीं, जितने भी जो जहाँ के जिस हिसाब से जो बच्चे कमेंट करेंगे उस हिसाब से सॉल्यूशंस बनते रहेंगे। तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से मौज करिए और पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की बेहतरीन तैयारी करिए। कुछ ही 1-2 दिन में अगर आपका कमेंट का रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी आंसर दे दूंगा, एमसीक्यूज के भी, साथ साथ में सब्जेक्टिव के भी। तो कोशिश करूंगा अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।